Good evening. Good evening. Good evening, all of you. तो यूपीपीएससी एई की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। यूपीपीएससी एई 2025। तो काफ़ी क्वेरीज हैं बच्चों को, उसके बारे में कंफ्यूजन भी काफ़ी है, सिलेबस भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो सारे डिस्कशन वन बाय वन हम इसमें करेंगे और ये सेशन आरोहण क्लास के बाद फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। जो अभी लाइव में बच्चे कनेक्टेड हैं वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ऐप के ऊपर बाद में भी क्वेरी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे जब भी अवेलेबल होगा तो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरी हो वहां पर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आपको मिल जाए जिसके जो भी डाउट हो, और काफ़ी चीज़ें हम यहाँ समझाई देंगे। तो यूपीपीएससी एई 2025, अब इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में, पेपर पोस्टपोन वगैरह भी हुआ था उस टाइम पर, तो 2019 में आया था, 20 में प्रीलिम्स होना था, फिर मेंस डिले हुआ था। उसके बाद लगभग आप मान के चलें कि 4-5 साल तो गैप हो ही गया इस फॉर्म को आए हुए। 4-5 साल गैप हो गया, उसके बाद ये फॉर्म आ रहा है। वैकेंसीज इन्होंने 600 के आसपास वैकेंसीज निकाली हैं, 604 के अराउंड। इसका पैटर्न वगैरह देखिए क्या है। सबसे पहले नोटिफिकेशन ओरिजिनली सभी को जरूर पढ़ना है, लाइन टू लाइन खुद। हर चीज के लिए शॉर्टकट का इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन जब भी एग्जाम दो, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने चाहिए। कोई छोटा सा पॉइंट मिस ना हो जाए कि पता लगा फॉर्म ही कैंसिल हो जाए, तो ये शॉर्टकट की आदत मत बनाइए। नोटिफिकेशन वगैरह ओरिजिनली खुद जरूर पढ़ने चाहिए सभी को। यहाँ तो मैं मेन चीज सब बताऊंगा ही आपको, पर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें फॉर्म भरने से पहले, ठीक। यूपीपीएससी एई 3 स्टेज में एग्जाम होता है इसका। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का। यहां पर जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे 15 टाइम्स, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 15 टाइम्स मेंस के लिए लिए जाएंगे, और मेंस के बाद फिर आएगा इंटरव्यू। ये पैटर्न होगा। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू। मेंस के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। थ्री 375 मार्क्स का ये होगा और 375 का ये भी होगा। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। टोटल मार्क्स जो काउंट किए जाते हैं, कट ऑफ वगैरह जिसमें से आती है, वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स लिए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये मार्क्स लिए जाएंगे। तो कितना हो गया ये 750 प्लस 100 850 मार्क्स का टोटल पेपर आपका जो काउंट होगा। प्रीलिम्स वाला कट ऑफ में काउंट नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको। तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, पर यहीं पर इन्होंने काफी सिलेबस बदल दिया है, इसी को टफ कर दिया है बहुत ज्यादा। अभी इस पे बात करते हैं। और नंबर ऑफ सीट जो है 15 गुना लोग मेंस देंगे। मेंस के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 375, पेपर 2 375 मार्क्स, इंटरव्यू 100 मार्क्स का। कट ऑफ जो बनेगी 850 में से ही बनेगी। कट ऑफ जो बनेगा 850 में से। एक दो चीजें नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखी नहीं है, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लें प्रीलिम्स के ऊपर। सबसे पहला डिस्कशन हमारा प्रीलिम्स के ऊपर। प्रीलिम्स हमारा 2 आवर्स का होगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में पैटर्न बदला भी है। 150 क्वेश्चन में से 25 ये आएगा जनरल स्टडीज, 25 जनरल स्टडीज, 25 क्वेश्चन यहां पर हमारे जनरल हिंदी, 25 जनरल हिंदी। और प्रॉब्लम जो इन्होंने कर दी है वो 100 क्वेश्चन जो आएंगे इस बार,
इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से जो टॉपिक ऐड किए गए हैं, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। कई जगह जनरल इंजीनियरिंग के नाम से भी पूछ लेता है, यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नाम दिया है। जैसे बीपीएससी वगैरह में जनरल इंजीनियरिंग था, कुछ टॉपिक कॉमन वहां पर आ रहे थे, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नाम से टॉपिक ऐड कर दिया है। 100 क्वेश्चन इसके। तो पहले प्रीलिम्स की ही बात कर लें, मेंस इंटरव्यू तो बात की बात है। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हमें करने हैं इसमें। जनरल स्टडीज 25, हिंदी 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन। पहली चर्चा इसी पे कर लें। क्वालिफाइंग नेचर का ही है, पर सबसे बड़ा हर्डल तो यही है। अब इसमें हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो इसका मतलब 300 मार्क्स का हो गया प्रीलिम्स। ठीक है, 2 नंबर का हर क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स का पेपर होना है। तो 300 मार्क्स का प्रीलिम्स हो गया। 25 जीएस, 25 हिंदी, 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। हम ये भी जरा ध्यान दें, 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन है, तो पहली बात, क्या इसमें भी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत होंगे? क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे? वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत पूछता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1 2 3 होगा, 1 4 होगा, क्या वो वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे? इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आता है वहां पर। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आता है वहां पर, और यहाँ पर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा कोई यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बहुत लेंथी पेपर ये होगा? बहुत लंबे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लाइनर की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अगर करने हैं तो इसके चांस ज्यादा है कि सिंगल लाइनर ही ज्यादा रहे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इसमें जनरल स्टडीज ये वाला सेक्शन जो है, ये जीएस वही वाला है जो आप आरआरबी, एसएससी, जेई, सीजीएल ये सारे एग्जाम में आता है। देखो, 3 तरह का क्राउड है जो इस फॉर्म को भरने की सोचेगा। 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक क्राउड वो है जो हाल फिलहाल में उन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई या कोई और स्टेट एई एग्जाम। एक क्राउड तो ये वाला है। दूसरा क्राउड वो है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो या गेट की तैयारी कर रहा हो। 2 तरह का क्राउड तो ये हो गया। अब दोनों की दिशा अलग अलग है। ये जो क्राउड है इनका जीएस की अप्रोच अलग होती है, यहाँ पैटर्न बिल्कुल अलग है। और तीसरा क्राउड वो होगा जो बिगिनर है, जिसको अभी एग्जाम का पता नहीं है, एबीसीडी भी पता नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर है, वो ना इसके लिए प्लान कर रहा था ना इसके लिए, जस्ट अभी तैयारी शुरू करेगा। ये 3 तरह की कैटेगरी हो सकती है। ये वाले जो कैंडिडेट हैं, तो जो जीएस मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस ये सब जो पढ़ाए हुए हैं, 25 क्वेश्चन जीएस वाले, वो उनका पैटर्न वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। क्योंकि अभी जितने पेपर हो रहे हैं, आरआरबी हुआ, जेई अभी चल रहा है, एएलपी हुआ, बीपीएससी का पेपर अभी हुआ है, जीएस में आरोहण पे जितने भी बच्चे हैं जीएस में सब कंफर्टेबल हैं, बल्कि जीएस में ज्यादा अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं सभी लोग। तो जीएस दिक्कत वहां तो नहीं है। जो ये वाला क्राउड है उनका 25 क्वेश्चन वाला जीएस का पार्ट तैयार है। जो आरोहण पे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हों, तो उनके ईएससी के जो टॉपिक हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो आ रहे हैं वो तैयार है। इसका मतलब हमें जो प्लान करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि कितना एरिया हमारा रेडी है। भाई कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, चाहे इसकी तैयारी किए हो या इसकी तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ टॉपिक जिनके तैयार है। जैसे ईएससी वाले बच्चे हैं, कुछ टॉपिक उनके 100 क्वेश्चन में से रेडी हैं। जो आरआरबी, एसएससी, जेई, एई, सीजीएल ये वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके 25 क्वेश्चन जीएस में से कुछ रेडी है। ठीक है, तो इसी तरह से अप्रोच बनानी पड़ेगी कि कौन सा एरिया हम पहले तैयार करें। जो बिगिनर है उसके लिए थोड़ी फाइट है कि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। जो बिगिनर है उसके लिए फाइट है कि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा। और एई एग्जाम में, आरपीएससी में भी सिलेबस बहुत बढ़ा दिया इस बार, यूपीपीएससी वाले में भी सिलेबस काफी बढ़ा दिया। एई में जिसने सिलेबस प्लान किया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 2 चीजें हो सकती हैं। या तो इस तरह का सिलेबस भांग पी के बनाया गया हो कि भाई सोचने समझने की क्षमता ही ना हो क्या सिलेबस बना रहे हैं, या तो ज्यादा चालाकी कर रहे हैं कि ऐसे पेपर दे दो कि तैयारी करना ही छोड़ दे लोग, बिगिनर जो है हिम्मत ही ना कर पाए तैयारी करने की, या तो ऐसा पेपर बना दो 1-2 बार। इतना सिलेबस, भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अलग सिलेबस है, यहाँ अलग सिलेबस है। कोई एक भी पेपर अभी तक इस तरह का नहीं था जहां दोनों ऐड कर दिया गया हो।
यहाँ इन्होंने कॉमन जीएस और ईएससी वाला दोनों ऐड कर दिया। क्वेश्चन भले सिंपल पूछे, पर पढ़ना पढ़ाना सब कुछ पड़ेगा। पढ़ना पढ़ाने का काम बहुत बढ़ गया है। हो सकता है क्वेश्चन बड़े सिंपल आ जाएंगे, 6 सिग्मा का बेसिक पूछ ले या आपसे लेजर की फुल फॉर्म पूछ ले, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पर पढ़ाना तो सभी कुछ पड़ेगा और पढ़ना भी सभी कुछ पड़ेगा। ये काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल तरीके से डिसीजन लिया गया होगा तो 6 महीने के बाद ही ये पेपर होना चाहिए। 6 महीने के पहले अगर होगा तो बड़ी परेशानी बच्चों को होगी। यहाँ पर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है लास्ट टाइम भी इन्होंने एक दो चीजें मेंशन नहीं की नोटिफिकेशन में। जैसे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा। नेगेटिव मार्किंग 0.33, 1/3, आप ऐसे लिख लो 1/3। पहले 3 नंबर के क्वेश्चन थे जैसे प्रीलिम्स वाले भी, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप मान के चलो। नोटिफिकेशन में लिखा तो नहीं, पर पिछले वाले को ही मान के चलें तो 1/3 नेगेटिव। एक तो क्राइटेरिया ये। दूसरा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल पासिंग मार्क्स की तरह होता है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होता है 15%, और ये लोग फॉलो करते हैं यूपीएससी को ही। इस जैसे खासकर यूपी पीएससी जो फॉलो करता है, भले वो उस लेवल का पेपर करा पाए या ना करा पाए, पर सिलेबस वगैरह डिजाइन करने में कॉपी कहीं ना कहीं यूपीएससी को ही करते हैं। चाहे वो अपर पीसीएस वाले की बात हो, पीसीएस पेपर में वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं, और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम असिस्टेंट एई वगैरह जो एग्जाम है उसमें ये इंजीनियरिंग सर्विसेज को कॉपी करते हैं। आप सिलेबस भी जब टेक्निकल वगैरह का भी मैच करोगे, बहुत सिलेबस आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस से मैच करेगा। और इन्होंने सिलेबस उठा के भर तो दिया, पर ये नहीं सोचा कि भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ईएस में नहीं आता, और जो ईएस के टॉपिक हैं जीएस के 1-2 को छोड़ के बाकी और एग्जाम में नहीं आते। इन्होंने दोनों क्लब करके दे दिया, तो ये बच्चों के लिए आफत हो गई। खुद को पेपर तो देना नहीं है। अगर ये सेंसिबल होते तो इनको समझ आता कि भाई कितना सिलेबस भरते चले जा रहे हो आप। पूछो भले कुछ भी आसान सा, पर आप सिलेबस इतना दे रहे हो। 6 महीने तो कम से कम मैं बता रहा हूं जितना सिलेबस दे दिया है, ठीक है। और एई के एग्जाम में ज्यादातर में यही कर रहे हैं कि लोग तैयारी करना ही छोड़ दें। पिछले बार क्या कह रहे थे कि बहुत सारे हमें सीटें खाली रह गई। लास्ट टाइम भी क्या कह रहे थे, सीटें खाली रह गई, हमें सही कैंडिडेट नहीं मिल पाए। इस तरह का पैटर्न बनाओगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पास करना मुश्किल हो जाएगा। कितना पढ़ेगा कोई? तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया लिखा तो नहीं है, मुझे तो नोटिफिकेशन में दिखा नहीं अभी, पर जहां तक मेरा मानना है इसमें अभी भी रहेगा। लास्ट टाइम भी था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो अभी भी इसमें रहेगा। लास्ट टाइम भी था, अभी भी होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो होता है 15% कम से कम लाने पड़ते हैं। यहाँ पे पासिंग मार्क्स जैसे प्रीलिम्स का है, तो प्रीलिम्स में जो पासिंग मार्क्स हैं, इनके पासिंग मार्क्स प्रीलिम्स के कम से कम 35-40% के आसपास पासिंग मार्क्स का वो लगा देते हैं क्लॉज, कि इससे कम आएगा तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब मार्क्स गिने ही नहीं जाएंगे। 35-40% के आसपास क्राइटेरिया जो पहले भी था, लास्ट टाइम भी जो मुझे ध्यान है वो था, अभी भी मिनिमम उतना तो रहेगा ही। कई लोग उतना ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं सीटें बची रह गई पर बच्चे नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा सीटें बची रह गई, बच्चे नहीं मिले। अरे कम कर देते क्राइटेरिया, इतनी कंडीशन लगा देते हैं कि तैयारी करना एक काम है और कंडीशन इतनी है वो दिमाग में रखना अलग काम है। अभी तो सिलेबस इतना भर दिया कि 2-4 दिन सिलेबस ही देखते रहो। ये 2 चीजें भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सर अब तो जो सिचुएशन है वो है कि ऊपर जो बैठा है, अगर ऊपर मूर्ख आदमी बैठा हो तो वो मूर्खता जो है वो सबको झेलनी पड़ जाती है, वैसी स्थिति है। मूर्खता ही कहेंगे। अभी सिलेबस देखो आप कितना दे दिया इन्होंने। यहां पर जीएस में इन्होंने कह रखा है कि कुछ स्पेशल स्टडी नहीं करनी पड़ती है, पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब हम पूछेंगे, सिलेबस जो लिखा है। तो ये जीएस वही है जो सारे एग्जाम के लिए मैं बोलता हूं। और यूपीपीएससी एई बैच पहले लॉन्च इसीलिए नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे इसी बात पे डाउट था कि ये चेंज पक्का करेंगे, क्योंकि लगातार हर साल ये पेपर होता नहीं, 4-5 साल के बाद हो रहा है। तो इसीलिए मुझे डाउट था कि चेंज क्या करने वाले हैं, ये रखेंगे कि ये रखेंगे। इसी वजह से मैं वेट कर रहा था। और इस पैटर्न के हिसाब से 6 महीने से पहले अगर ये पेपर होगा तो दिक्कत है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला बच्चा जून में ईएस दे रहा होगा, अगर ये उसी महीने में पड़ गया तो और आफत है। तो कितना पढ़ेंगे, उसकी भी तो लिमिट है ना भाई। एक टीचर सारा नहीं पढ़ा सकता, पर स्टूडेंट को सारा पढ़ना पड़ रहा है। सब कुछ पढ़वा ले रहे हो आप, मतलब उल जलूल सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, जो मतलब का हो चाहे ना हो। जॉब का नेचर अलग है और पढ़वा कुछ और रहे हैं। जब आप इस जॉब में जाएंगे, या जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड है इस जॉब के अंदर, उनका नेचर ऑफ वर्क एकदम अलग है। यहाँ काम पढ़वा कुछ और ही रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता प्रैक्टिकलिटी है क्या। देखो जनरल स्टडीज, इसमें ये 25 क्वेश्चन के लिए
अब 25 क्वेश्चन पहले से तो पता नहीं, ये क्वेश्चन पूछ देगा, सिलेबस पूरा ही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो साफ साफ लिखा ही है इन्होंने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो क्लियरली लिख ही दिया। फिर समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर, तो ये तो खैर आरआरबी वगैरह के लिए भी बहुत बच्चों ने पेपर अभी दिए हैं, जो मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा कि ये सब चीजें मैंने कवर कर रखी हैं। जितने भी पेपर हो रहे हैं आरोहण के जीएस को लेकर हर बच्चा सेटिस्फाई है कि सर जीएस सबका बढ़िया जा रहा है। अब एक आध मैं कोई नहीं कह सकता एक्सेप्शन, सभी बच्चों का फीडबैक जीएस को लेकर अच्छा रहा। ठीक है, चाहे सीजीपी रेटिंग का पेपर पहले हुआ हो, बीपीएससी हो गया, अभी 70 बीपीएससी हुआ, उसके अलावा आरआरबी, एएलपी, आरआरबी, इतने सारे पेपर हो गए हैं, तो क्लियर हो गया कि जितना पढ़ रखा है काफी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, 4 तो क्लियर कट लिख रखे हैं इन्होंने। अब साइंस के टॉपिक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में है, तो जनरल साइंस का, अब जनरल साइंस में तो टॉपिक आपके ये भी आ गए, लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, अभी देखो आरआरबी में कितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं, लाइफ साइंस काफी पूछा। और 10 तक की साइंस मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस में आ जाते हैं। पर इसका फायदा क्या है, ये टॉपिक आपके कुछ इसमें भी काम आ जाएंगे एप्टीट्यूड वाले में, कुछ कुछ चीजें इसमें कॉमन आ जाएंगी। जैसे जीके करंट अफेयर है, जीके करंट अफेयर की कई चीजें यहाँ पर मैच कर जाएंगी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में। तो जो 8 सब्जेक्ट जीएस के हैं, जो मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इसको पढ़ के रख लो, लगभग पेपरों में सब में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर मेंस में भी है, मेंस में भी पाएगा ये, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि फिर अभी एसएससी जेई का फॉर्म आएगा, फिर ये चीज काम आएगी। और जीएससी डिफरेंस क्रिएट करेगा, टेक्निकल में बहुत गैप नहीं आ पाता, टेक्निकल में कंपटीशन इतना स्टिफ है कि एक एक नंबर की फाइट है। जीएस एक ओपन एरिया है कि टॉपर भी जीएस में स्ट्रगल कर रहा होता है, यहाँ पर स्कोर अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो बहुत गैप आ जाता है। और जो अब पेपर हो रहे हैं उससे अंदाजा लग भी रहा होगा, टेक्निकल में एक एक नंबर की फाइट है कि टेक्निकल सबका मेन एरिया, सब अच्छे हैं। नॉन टेक ओपन एरिया है कि टॉपर भी परेशान हो रहा है कैसे कवर करें, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे ये वाला एग्जाम हो। तो ये हो गए 6 सब्जेक्ट। एक आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक, एनवायरनमेंट जितना मैंने पढ़ाया है उसको 3-4 टॉपिक में बांट के एप्टीट्यूड में डाल दिया इन्होंने। यहाँ पर जो 22 टॉपिक रखे हैं इन्होंने, जो 22 टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए हैं, एनवायरनमेंट जितना मैंने पढ़ाया है उसको 3-4 टॉपिक में स्प्लिट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो एनवायरनमेंट का फायदा ये है कि यहाँ पे 3-4 टॉपिक में आएगा। फिर आरआरबी सीबीटी 2 में भी एनवायरनमेंट रहेगा, बीपीएससी में भी आया है, तो ये सब एग्जाम में एनवायरनमेंट तो पूछेगा ही। मतलब क्या है कि कई सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कॉमन भी हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो 3, 6, 7, एक और रह गया आईसीटी। तो आईसीटी यहाँ पर ना रख के आईसीटी इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया। तो टॉपिक कई सारे आपके ये वाले भी यहाँ पर कॉमन है, थोड़ा सा बर्डन तो यहाँ से कम होगा कि अगर वो टॉपिक आप यहाँ नहीं भी पढ़ोगे तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही प्री का पार्ट है। मतलब ये 2 सब्जेक्ट एनवायरनमेंट और आईसीटी अगर मैं यहाँ से हटा के इसमें भी रख दूं तो है तो दोनों ही प्री का पेपर, और होगा दोनों पेपर एक ही साथ। तो 6 सब्जेक्ट अगर आप ये जीएस के मान लो और ये 2 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में डाल दिए जाएं तो भी ये पढ़ने तो पूरे ही हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से टॉपिक उसमें से कॉमन है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर आईसीटी तो क्लियर कट लिख भी दिया सिलेबस में है। आईसीटी एक्चुअल में साइंस, जनरल साइंस का जो टॉपिक है उसी का पार्ट है आजकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस में ही आईसीटी को रखा जाएगा। बीपीएससी के लिए मैंने कहा था जनरल साइंस का एरिया है ये, साइंस के साथ ही जोड़ोगे आईसीटी को भी। जनरल हिंदी में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी है। इसमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। हिंदी देखो सिंपल आता है, हिंदी थोड़ा सा भी एफर्ट कर लोगे तो हिंदी आप मान के चलो ये स्कोरिंग है, और 15 से 20 मिनट, 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो एरिया ये है, यहाँ पर आप इतना पढ़ोगे तब जाके 25 क्वेश्चन की फाइट है, और यहाँ पे कम पढ़ने से भी बन जाएगा, और टॉपिक भी लिखे रहते हैं, भाई ये टॉपिक आते हैं, पुराना पेपर भी देख सकते हो। तो स्टेट पीसीएस के भी हिंदी के क्वेश्चन लगा सकते हो, एई के तो कम पेपर अवेलेबल है, ज्यादा है नहीं। तो हिंदी जिन जिन एग्जाम में आता है स्टेट वगैरह में भी, आप हिंदी इसमें से ज्यादा लगाओ। आरओ का पेपर देख लो, चाहे पीसीएस देख लो, तो हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करना। एक एरिया तो ये है, कम एफर्ट में ज्यादा स्कोरिंग है, एक इसको मार्क कर लो। आरोहण पे 18-20 लेक्चर जो हिंदी के कराए थे वो मैंने ऑलरेडी दे दिए फोल्डर में। बाकी इसके लिए कोई बुक अगर जरूरत हो तो सिर्फ वो टॉपिक, जनरल हिंदी के केवल वो टॉपिक जो यहाँ सिलेबस के हैं, उनको पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल वो टॉपिक। 18-20 लेक्चर हमने आरोहण पे दे भी रखे हैं। बुक की जरूरत पड़े तो सामान्य हिंदी किताब आती है, सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे,
पीसेस वाले भी पढ़ते हैं, तो केवल वो टॉपिक जो यहाँ हिंदी में आते हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हो। हिंदी आप मिनिमम टाइम में तैयार कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आसान आते हैं हिंदी में, और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाना, रिपीटेशन भी देखने को मिलता है क्वेश्चंस में। तो अब ये सोचो कि यहाँ 25 क्वेश्चन है और इतने सब्जेक्ट हैं, अगर मैं इन दोनों को इसमें भी मान लूं तो 6 सब्जेक्ट के लिए भी 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर एक ही टॉपिक हिंदी आपका PYQ लगाने हैं, और जो आरोहण पे लेक्चर है वो देख सकते हैं। बुक की जरूरत हो प्रैक्टिस के लिए तो पृथ्वीनाथ पांडे देख सकते हैं। भाई मार्क्स उतने ही हैं, क्वेश्चन उतने ही हैं, पर आसान है, कम टाइम में आप इसको रेडी कर सकते हो। मेंस के अंदर भी 2 पेपर होंगे, एक पेपर में हिंदी है, ठीक है। एक तो एरिया यहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब हिंदी को लैग कर जाएगा तो यहाँ पर 3-4 नंबर ज्यादा बढ़ाना आसान है, बजाय कि यहाँ पे स्कोर कर पाना ज्यादा, क्योंकि इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्कोर हो पाएगा और यहाँ कम पढ़ के ज्यादा स्कोर हो सकता है। तो एक तो बात हो गई, हिंदी को आप लैग नहीं कर सकते, और लिमिटेड चीजें बताई हैं हिंदी में, उससे आज जरूरत नहीं है। सबसे कम एफर्ट में हिंदी में स्कोर हो सकता है। अब ये कोई नहीं कहे कि भाई हिंदुस्तान में रहकर हिंदी मुझे नहीं आ रही है, और पढ़ा हुआ है लोगों ने 8वीं तक 10वीं तक, एक बार भी अगर उठाएंगे किताब 2-4 दिन में ही आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें मैच कर जाएगी, हिंदी आसानी से समझ में आ जाएगा सभी को। ऐसा कोई नहीं है जो कहते मुझे हिंदी समझ ही नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में हिंदी किसी को नहीं आ रही, फिर कहां पर आएगी? ये सबसे कम टाइम में स्कोर कर सकते हो आप। राजस्थान के एग्जाम में भी हिंदी स्कोरिंग है, तो यहाँ पर कोई बहुत वैरायटी नहीं बनती है, बहुत टफ नहीं हो सकता, इसमें एक सेट पैटर्न है, वही रहता है। तो एक तो पहले यहाँ पर इसको ध्यान दे दो, ठीक है। अब आ जाते हैं इन दोनों एरिया पर, जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ये टॉपिक हमें पढ़ने इसलिए हैं क्योंकि ये एरिया हमारा मेंस में भी आएगा, एक पेपर में मेंस में भी जीएस आएगा। मेंस में 2 पेपर है, तो दोनों में टेक्निकल आएगा, और एक में हिंदी, एक में जीएस भी आएगा साथ में। मेंस वाले में क्या होगा, देखो 2 पेपर आएंगे, तो ये टॉपिक पढ़े बिना तो काम चलेगा नहीं। मेंस में 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो टेक्निकल का एक पेपर होगा, टेक्निकल 1, उसके अलावा हिंदी, फिर होगा टेक्निकल 2 एंड जीएस। 2 पेपर होंगे, टेक्निकल 1 और हिंदी, टेक्निकल 2 और जीएस। तो पढ़ना तो यहाँ ही पड़ेगा, वही एरिया यहाँ भी काम का है। ये 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। ये जो पेपर होंगे 2 आवर 30 मिनट्स का, ये भी और ये भी। तो मेंस में 2.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, जिसकी जो ब्रांच है उसी का ब्रांच का पेपर होगा ये। और यहाँ पर हिंदी आएगा, यहाँ जीएस आएगा। हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, जीएस के भी 25 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। यहाँ भी, और टेक्निकल में 100 क्वेश्चन इसमें और 100 क्वेश्चन इसमें, तो 125 क्वेश्चन पेपर 1 में, और 3 टाइम्स मार्क्स हो गए 375 का। यहाँ भी 125 क्वेश्चन है, 375 मार्क्स टोटल। ये दोनों कट ऑफ में जोड़े जाएंगे, तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होगा, उसमें जुड़ेगा। फिर इंटरव्यू। तो पेपर 1 में टेक्निकल 100 क्वेश्चन, जिसकी जो ब्रांच है, हिंदी 25, 2.5 घंटे का पेपर ये और 2.5 घंटे का ये। बस अंतर क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रांच के होंगे, यहाँ हिंदी यहाँ जीएस, तो हिंदी और जीएस यहाँ भी आना है, तो इसके बिना काम तो चलना नहीं। फाइनल सिलेक्शन में तो जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। पर अच्छी बात ये रही कि जो आरआरबी वगैरह का पेपर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में दिए हैं, उनका ये वाला एरिया तैयार है। अभी जो आरआरबी दिए हैं, बीपीएससी दिए हैं, उनका ये वाला पोर्शन तैयार है, ठीक है। ये 2 बात हो गई। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी हैं, आरोहण पर पड़े हुए हैं। ये वाले सब्जेक्ट आरोहण पर ऑलरेडी तैयार हैं, ये तो आप शुरू कर सकते हैं। जो हमने बीपीएससी का कोर्स लॉन्च भी किया है, जो रेडी सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल करा भी दिए हैं। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट अवेलेबल भी कराए हैं, अब इसमें 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जून के बाद ही लाइव अभी कवर हुए हैं, कुछ ऐसे हैं उससे 3-4 महीने के पहले हैं, मतलब 1 आध साल के अंदर के सब्जेक्ट है सब। क्योंकि आरोहण में पुराने सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है, आरोहण को स्टार्ट हुए 1.5 साल हुआ है अभी, तो ओल्ड लेक्चर्स नहीं है कि ओल्ड लेक्चर को रिकॉर्ड करके दिए गए हों। सिलेबस इतना है, जो टॉपिक एक बार भी नहीं हुए उनको कवर करना लाइव में। मैं बता भी दे रहा हूँ बैच के बारे में क्या है, मैं बता भी देता हूँ।
अब आ जाते हैं इस पर, जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले पर। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है इसको लेकर कि सर इसमें क्या करें। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, पहले तो हम इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले से कॉमन एरिया वो देख लें। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले से जो कॉमन है वो देख लें। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जीएस के 10 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और एप्टी छोड़ दो। मैथ्स और एप्टी छोड़कर 8 टॉपिक तो आपके यहाँ पर हैं। 8 टॉपिक में भी जीके करंट अफेयर यहाँ लिखा तो नहीं है, उसको हम यहाँ कर देते हैं, तो 7 बचे। एक टॉपिक आपका हो गया इसमें एथिक्स, और इन्होंने सिलेबस भी ईएस वाला ही उठाया, एज इट इज कॉपी किया है, टाइटल भी ईएस से ही कॉपी किया है, फॉलो ये रेफरेंस उसी को करते हैं। तो ये नहीं ध्यान दिया इन्होंने कि ये वाले जीएस को हटा देते, या तो अगर ईएस वाला जीएस लिया है तो उसको हटा देते। इन्होंने वो भी रख दिया और ये भी रख दिया, खुद को पता नहीं सिलेबस कितना हो गया। अभी तो दिन रात जो पढ़ा रहा है उसको पता है ना सिलेबस कितना पढ़ा दिया आपने, इनको खुद को समझ नहीं है सिलेबस कितना है। और लिख क्या दिया, हिंदी 10 तक की पूछेंगे, जीएस के लिए स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, पूछने में कुछ भी पूछते हैं, तो बेवकूफ बनाने की बात है। स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, पूछने में कुछ भी पूछेंगे। तो एक तो हो गया इंजीनियरिंग एथिक्स वाला टॉपिक। एथिक्स में भी इन जनरल नहीं, इंजीनियरिंग एथिक्स, उसका नाम है एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, एज इट इज सेम सब्जेक्ट ईएस वाला है। एक आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, मतलब मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस भी जो है उसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मटेरियल पूछेंगे या मैकेनिकल वाला पूछेंगे, मैंने इसमें दोनों आपको अवेलेबल करा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कि आपसे सेमी पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, डोपिंग, फर्मी लेवल, ये सब पूछे मटेरियल साइंस तो भी आपको पता हो, और मैकेनिकल साइड वाला पूछे तो भी अवेलेबल, तो ही पता हो, क्योंकि ईएस में भी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका आईसीटी, तो आईसीटी तो यहाँ इसका पार्ट मान लो चाहे इसमें मान लो। एथिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, आईसीटी हो गया। एक आपका स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल का टॉपिक है वो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज इट इज दिया हुआ है, पर सीपीएम भी इसके अंदर आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बैलेंस ये बनाना पड़ेगा कि ब्रांच के भी टॉपिक कुछ डाल रखे हैं टेक्निकल, जैसे थर्मो डाला हुआ है यहाँ पर, तो मैकेनिकल वाले को आसान पड़ेगा। कोई टॉपिक सिविल का पढ़ा है तो सिविल वाला उसको पहले तैयार कर ले, ये थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो एथिक्स, मटेरियल साइंस, क्योंकि 22 टॉपिक हैं तो 22 के 22 पे कमांड तो कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा ना कोई पढ़ पाएगा 22 टॉपिक। जबरदस्ती कोरम पूरा करना हो तो अलग बात है। इसमें से सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो हमारे ब्रांच से मैच करते हो, थोड़े हमारे पढ़े हों, बस वही इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं पहले तो। फिलहाल मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बताऊं, उसके बाद एडिशनल टॉपिक की बात करूंगा। एथिक्स, मटेरियल साइंस, आईसीटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 5 हो गए। फिर आपका है डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी। सेफ्टी अभी कुछ दिन में कराऊंगा मैं, कुछ दिन में स्टार्ट होगा सेफ्टी, ईएस में भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो एक हो गया डिजाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी, इन्होंने 2 टॉपिक में बांट दिया है, एक को डिजाइन ड्राइंग लिख दिया है, एक में लिख दिया इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सेफ्टी टॉपिक्स। यहाँ हालांकि टॉपिक ईएस में पूरा एक साथ है, ये यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख रखा है वो टॉपिक यही। जैसे फायर सेफ्टी के बारे में हो गया, हैजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, उसके अलावा क्रेन सेफ्टी की बात हो गई, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, वर्क प्लेस पे क्या सेफ्टी मेजर होने चाहिए, सेफ्टी के स्टैंडर्ड कौन से हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी है, वर्कर वगैरह को जो प्रिवेंट किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लिफ्ट है कि लिफ्ट सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, ये इसमें आया हुआ है। और इसके जो क्वेश्चन है, आप जो मैंने फोल्डर बनाया है यूपीपीएससी एई बैच जो लॉन्च किया है, उसमें ईएस को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो मैंने प्रोवाइड भी कर दिए हैं। कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये ईएस से हो सकता है सिंगल लाइनर पिक करे, मल्टीपल स्टेटमेंट तो नहीं पर सिंगल लाइनर ले सकता है। तो वो पेपर का डिस्कशन वगैरह जो मैंने कराया है वो अवेलेबल कर दिए हैं फोल्डर में, वो भी डाल दिए हैं। क्योंकि ये सब टॉपिक कुछ बच्चों के लिए नए हैं, जो ईएस के नए नहीं है, ईएस की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए नए टॉपिक हैं, तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, वो फोल्डर में डाले हुए हैं। ठीक है, ये हो गए 6 टॉपिक। एक आपका टॉपिक हो गया इसमें जीके करंट अफेयर, तो यहां पर आ गया, तो यहां फिर दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। और एक टॉपिक आपका इसमें और हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यहां लिख दिया, तो इन्वायरमेंट यहां पे 3-4 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। एक आपका हो गया इन्वायरमेंट। तो 10 टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्विसेज के। मैथमेटिक्स एप्टी हटा दो, बचे 8। जीके करंट अफेयर को हमने यहां पर डाल दिया, बचे 7। वो 7 टॉपिक ये है। अब इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 कि सर कई टॉपिक हैं जो समझ ही नहीं आ रहे, क्या पूछ लेगा। ये आपके टॉपिक हो गए 7 इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले। ठीक, तो जो ईएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी है।
फॉर्म जरूर भर देना। हो सकता है ईएस में और इस पेपर में गैप हो जाए, क्या पता 3-4 महीने और टाइम मिल जाए, बहुत बार एग्जाम पोस्टपोन भी होते हैं। फॉर्म जरूर डाल देना। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर ईएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, जिसकी तैयारी ईएस की है वो ईएस पर ही फोकस करे, जिसकी ईएस की तैयारी अच्छी चल रही है ईएस पर ही फोकस करे, पर फॉर्म जरूर डाल दे, क्या पता इसमें गैप मिल जाए 4-5 महीने का और आगे जाकर, अभी तो पता नहीं डेट कब होने वाला है पेपर। फॉर्म भर देना कि बाद में ये ना हो कि टाइम मिल गया और हम पढ़ ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। तो ईएस वाले बच्चे जो है उनका ये वाला एरिया तैयार हो जाएगा पहले, ठीक है। इन्वायरमेंट सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई आरआरबी वाला हो, जेई सीजीएल वाला हो या ये वाला हो, इन्वायरमेंट सबका रेडी है। इन्वायरमेंट इसमें 3 टॉपिक और हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में भी 3 टॉपिक कवर होंगे 22 में से। आईसीटी सबके लिए कॉमन हो गया, जीके करंट अफेयर कॉमन हो गया, ये कुछ एरिया है सबके लिए कॉमन, ठीक है। अब जरा जो बाकी सब्जेक्ट हैं 22 में से उनकी बात कर लें कि 22 में से जो बाकी सब्जेक्ट पूछने वाला है उनमें दिक्कत है, सर उनमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी स्ट्रेंथ को। देखो ये 22 सब्जेक्ट कुछ भी दिए हो, आप इस लिस्ट के चक्कर में मत पड़ो, आपको सिंपल ध्यान रखना है। इन्होंने कुछ गड़बड़ तो बहुत की है, पर एक चीज ठीक है कि कुछ कुछ टॉपिक आपकी ब्रांच के हैं। जैसे बीपीएससी में जनरल इंजीनियरिंग आता है, तो जनरल इंजीनियरिंग में कुछ सिविल का, कुछ मैकेनिकल का ऐसे डाल देते हैं, कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे भी ब्रांच वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ वहां कुछ मत भागो, सबसे पहले ढूंढो कि कौन कौन से टॉपिक मेरे हैं जो रेडी हैं, कि जिसमें मुझे कम एफर्ट करना पड़ेगा और मेरी ब्रांच से मैच कर रहे हैं या मेरे पढ़े हुए हैं कभी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 22 टॉपिक हम रैंडमली कुछ भी थोड़ी पढ़ने बैठ जाएंगे, हम तो पहले वो देखेंगे जो जो एरिया हमारा तैयार है। और ये बात सही है कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन पूछने हैं इनको, हिंदी भी है, जीएस भी और ये भी है, ठीक। तो यही हो सकता है कि ब्रांच के हिसाब से हम क्या करें। जैसे मैं बात करूं मान लो सिविल की, सिविल वाले डिजाइन ड्राइंग का टॉपिक सिविल को ज्यादा मैच करता है, चाहे तो नोट कर लेना, सिविल की बात कर रहा हूं पहले मैं। सिविल के लिए अगर बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पहले कर लें सर, सिविल वाले जो हैं इसमें से पहला नंबर 1 नंबर कर सकते हैं, थर्मो उनका एरिया नहीं है। वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन एक प्रोसेस है। देखो डिजाइन ड्राइंग तो वही है, ड्राइंग इसमें ईडी वाला है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। डिजाइन ड्राइंग में ड्राइंग जो है वो ईडी वाला पार्ट है, ईएस में भी कॉमन है, यहां भी है। तो सिविल वाले तो पढ़ते हैं ये एरिया। इंजीनियरिंग मटेरियल में ईसी और मैकेनिकल का ज्यादा है, वो सिविल का नहीं है पार्ट, थर्मो मैकेनिकल का एरिया है। वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन कुछ पार्ट सिविल का इरिगेशन का है और कुछ इसमें एनवायरमेंट का वाटर कंजर्वेशन का पोर्शन है। वाटर कंजर्वेशन वाटर वाला जो टॉपिक है, एक तो देखो इरिगेशन विभाग भी है यूपीपीएससी एई में, तो एक तो आपका इरिगेशन का टॉपिक है जिसमें वाटर कंजर्वेशन की जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करें, ड्रिप इरिगेशन फॉर एग्जांपल बात करूं, नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, कितने टाइप के इरिगेशन है, वाटर सेव कैसे किया जाए। तो वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन में अब गड़बड़ क्या है कि इन्होंने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया किसके अंदर हम क्या क्या पूछेंगे। तो कुछ तो ये सिविल का पार्ट है इरिगेशन वगैरह का, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वगैरह का, कुछ इसमें एनवायरमेंट का एक आध क्वेश्चन हो सकता है। तो एनवायरमेंट तो मैंने डिटेल में कराया ही है, और सिविल वाले इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये उनको मैच कर रहा है। तो 1 नंबर 4 नंबर। सिविल वाले किस तरह से प्रायोरिटी बनाएं कि हम पहले क्या रेडी कर लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्ट, सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है सिविल का एरिया है। सेफ्टी सबके लिए कॉमन, तो सेफ्टी अभी नहीं, एआई रोबोटिक्स भी आपका नहीं है, मशीनरी मेंटेनेंस नहीं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, फिर ईएमआई है, फिर मटेरियल्स ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का है, एनर्जी कन्वर्जन, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर एथिक्स वैल्यू। तो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिविल के जो टॉपिक हैं उनको ढूंढ के निकालो, 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं सिविल वाले हैं, तो इसमें से 4-5 टॉपिक अलग कर दो सिविल वाले जो हैं। जैसे मैंने 2-4 ढूंढ के निकाले, ऐसे आप पहले देख लो सिविल का एरिया कौन सा है जो आपको आसान पड़ेगा। उसके अलावा कोई ईएस की तैयारी कर रहा है तो ईएस के जीएस में कुछ रेडी किया होगा, एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट नहीं किया होगा तो एथिक्स किया होगा या आईसीटी किया होगा, कोई ना कोई टॉपिक ईएस वाले जो हैं वो पढ़ रखे होंगे, तो उनको फिर सीक्वेंस में बनाओ। जैसे ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रांच के हिसाब सब्जेक्ट ढूंढो, सबसे पहले अपनी ब्रांच के हिसाब सब्जेक्ट अलग करो। उसके बाद आप ईएस की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी, जेई, सीजीएल इनकी तैयारी कर रहे हो, वो सब्जेक्ट ढूंढ के निकालो, प्रायोरिटी बना लो पहले।
तो सबसे पहले ब्रांच के सब्जेक्ट जो आपके टेक्निकल से कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं उनको अलग कर लो। उसके बाद सेकंड नंबर पे ढूंढो वो सब्जेक्ट कि जो आपके पढ़े हुए हैं, कहीं पर एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है या आपका आईसीटी पढ़ा हुआ है, फिर उनको यहाँ पे ऑर्डर कर लो। इस तरह से प्रायोरिटी बनाओगे तब जाके फिल्टर हो पाएगा। इतने सारे टॉपिक हैं इसमें। जैसे मैकेनिकल वाले हैं, अब मैकेनिकल वाले में थर्मो है, तो मैकेनिकल वाला कोई ऐसा तो नहीं होगा कि थर्मो का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है उसमें 50% मैकेनिकल है और 40% ईसी है, 10% सिविल है। सिविल में ही मटेरियल सीमेंट टीमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3 नंबर और 2 नंबर में 50% मैकेनिकल का पार्ट है और 40% ईसी का है, 10% सिविल का है मटेरियल साइंस में। दूसरा टॉपिक आपका ये मैकेनिकल का है। फिर आपका रोबोटिक्स का टॉपिक जो है ये मैकेनिकल का है, रोबोटिक्स वाला। मशीनरी मेंटेनेंस 9 नंबर आपका टॉपिक है। इसके बाद एनर्जी कन्वर्जन तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। वैसे एक आपका इंडस्ट्रियल का टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो इंडस्ट्रियल का ही पार्ट है। फिर इसमें से प्रोडक्शन का टॉपिक 20 नंबर। तो मैकेनिकल वाले भी कुछ सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे सिविल के कुछ सब्जेक्ट है, कुछ मैकेनिकल के भी हैं। तो मैकेनिकल वाला सिविल पढ़ने की बजाय पहले अपनी ब्रांच का रेडी कर लो। इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल का भी देखो, इसमें मटेरियल में थोड़ा सा टॉपिक मटेरियल का इनका आता है। उसके बाद आएगा आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल की तुलना में। फिर आपका इसमें मशीनरी मेंटेन ईएमआई 11 नंबर, इंस्ट्रूमेंटेशन ये आपका हो गया 12 नंबर हो गया इलेक्ट्रिकल का, 2, 11, 12। फिर आपका हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक जो है सीधे इलेक्ट्रिकल के दिख रहे हैं, डायरेक्ट। तो इस तरह से पहले ढूंढ के अलग करना है ब्रांच के टॉपिक। उसके बाद जिस एग्जाम के लिए ईएस की तैयारी कर रहे हो या जेई सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उनमें जो जीएस पढ़ रखा है वो ढूंढ के अलग निकाल लो, जैसे आईसीटी और एनवायरमेंट के टॉपिक। अब ये तो हो गया ब्रांच के। उसके अलावा सर बताइए क्या कर सकते हैं। अब एक एक करके सुनो ध्यान से। इसमें एनवायरमेंट के टॉपिक कौन कौन से हैं? ग्रीन एनर्जी का टॉपिक, ग्रीन एनर्जी कुछ और नहीं होता, इको फ्रेंडली एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी है। इको फ्रेंडली एनर्जी वो ग्रीन एनर्जी है। इको फ्रेंडली एनर्जी का मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है वो एनर्जी का ही तो है। उसमें दोनों पढ़ाई हुई है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ग्रीन, नॉन ग्रीन, दोनों बताया हुआ है। तो अब मुझे बताओ, अगर ग्रीन एनर्जी की बात हम करें और हम कहते हैं कि भाई इको फ्रेंडली होना चाहिए तभी ग्रीन एनर्जी होगा, इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर यूट्यूब पे ही पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंट लास्ट चैप्टर देखोगे तो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो एनवायरमेंट को नुकसान ना करे। जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हम बात करें, क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी में आएंगे? इससे कंफ्यूज मत होना। रिन्यूएबल एनर्जी है तो गारंटी नहीं कि ग्रीन एनर्जी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी होने की गारंटी नहीं है। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये इको फ्रेंडली नहीं होते। हाइड्रो रिन्यूएबल है पर ग्रीन एनर्जी नहीं है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो रिन्यूएबल तो हैं पर ये ग्रीन एनर्जी नहीं होते। तो ग्रीन एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड, ये सब हमने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। इनमें क्या पूछेगा, किस मटेरियल से सोलर पैनल बनता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। तो एनर्जी पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हुआ है एनवायरमेंट के लास्ट में। तो कई सारी चीजें ऐसे फिल्टर कर लोगे आप। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 3, एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कौन सी कन्वेंशन है उसके लिए, कहाँ मीटिंग हुई, इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन न्यूट्रल के लिए, उसके लिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, सोर्स क्या क्या है, ये सब आपका क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सीधा सीधा एनवायरमेंट का टॉपिक है। और एनवायरमेंट तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जो मेरे से जुड़ा है एनवायरमेंट सभी पढ़ चुके होंगे। एनवायरमेंट तो इवन यूट्यूब पर भी पूरा अवेलेबल है, प्ले स्टोर में जाओ, उसमें प्ले लिस्ट पे जाओगे एनवायरमेंट पूरा मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में बार बार बोलता हूँ एनवायरमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 टॉपिक में एनवायरमेंट डाल दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से नहीं पढ़ना है, ये मैंने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों मिलाकर डिजास्टर मैनेजमेंट कवर्ड है। अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव जो है उसमें पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, लैंड स्लाइड क्या है, रोकने के तरीके क्या हैं, तो ये सब टॉपिक डिजास्टर वाले, फ्लड है, ये ऑलरेडी हमने एनवायरमेंट और ज्योग्राफी ये दोनों मिलाकर डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर्ड, साइक्लोन है, पढ़ाया हुआ है ये। तो आप देखो ग्रीन एनर्जी एनवायरमेंट में ही कवर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, ज्योग्राफी वैसे ही पढ़ना है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी एनवायरमेंट ही पढ़ना है,
तो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है। तो एनवायरमेंट कवर करते ही आपका ग्रीन एनर्जी भी कवर, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर, क्लाइमेट चेंज भी कवर्ड। तो 22 में से 3 टॉपिक तो एनवायरमेंट में निकल गए अकेले। फिर वाटर कंजर्वेशन के भी कुछ टॉपिक में हेल्प करेगा एनवायरमेंट आपको। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आईसीटी में पढ़ाया हुआ है, रोबोटिक्स नहीं पढ़ाया मैंने। एआई का टॉपिक जो है बेसिक्स ऑफ एआई, वीक एआई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बेसिक क्वेश्चन ही आएगा। एआई बेस्ड रोबोट के बारे में बताया था, है ना, टेस्ला के ऑप्टिमस के बारे में बताया था, सोफिया रोबोट बताया था। तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है आईसीटी से, देखो साथ साथ लिखा भी है, लिखा भी साथ साथ ही है, 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आईसीटी और एआई आईसीटी के अंदर ही कराया है मैंने, तो यहां से कवर होगा। तो अब आप देखो इसमें से क्या क्या पहले तैयार कर सकते हैं। एनवायरमेंट हमें प्री में भी काम आना है, मेंस में काम आना है, 3 टॉपिक हमारे यहीं पर। अब मैं लाइव में, अभी जो लाइव की क्लासेस होंगी, अब हफ्ते 10 दिन थोड़ा रिलैक्स कर लिया है मैंने, अब पूरी तरह से रिफ्रेश हो गए हैं। तो क्लासेस अब जो स्टार्ट करेंगे, अभी 2-3 क्लासेस राजस्थान जीएस की कराऊंगा मैं, उसके बाद सेफ्टी करा दूंगा पहले। सेफ्टी क्योंकि हार्डली 3-4 क्लास के आसपास मान लो, तो सेफ्टी आपका ईएस में भी काम आ जाएगा, यहाँ भी काम आ जाएगा। तो जो सेफ्टी का टॉपिक है अभी, मतलब जल्दी ही 2-3 क्लासेस राजस्थान की करा के फिर पहले सेफ्टी कराऊंगा मैं, तो सेफ्टी ईएस में भी काम आ जाएगा और आपका यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। ये अभी जल्दी लाइव में होगा 6:30 बजे शाम को, अभी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। सेफ्टी के बाद फिर मैं कराऊंगा इसमें एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि आरआरबी सीबीटी 2 में भी आ रहा है, ईएस में भी आएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर भी 3-4 टॉपिक कवर कर रहा है एनवायरनमेंट। तो राजस्थान 2-3 क्लास करा के, क्योंकि उनका जेई वगैरह का पेपर है फरवरी में, और उसके बाद सेफ्टी कराऊंगा। सेफ्टी आपका इन सब में कवर कर रहा है, इसको भी और ईएस को भी। फिर एनवायरनमेंट कराऊंगा, वो सारे एग्जाम को कवर कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, ईएस हो, ये एग्जाम हो, आरआरबी हो, सब में एनवायरनमेंट आना ही आना है। तो एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं सर जीके एंड करंट अफेयर हमें मदद कहां कर रहा है, अभी बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। अब ये हो गया आपका डिजाइन ड्राइंग, ये सब्जेक्ट क्या, दोबारा सुनो। एनवायरनमेंट पहले तो बताया मैंने, ये ब्रांच के सब्जेक्ट अलग कर लिए, उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट में ग्रीन एनर्जी कवर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी का पार्ट है। एनवायरनमेंट कोई लाइव नहीं करना, लास्ट टाइम वाला एनवायरनमेंट देखना है तो भी सारा अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा कि एनवायरनमेंट इस बार कराऊंगा तो कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा, ऑलरेडी बहुत कवरेज है उसमें, कंप्रहेंसिव कवरेज है। तो एनवायरनमेंट लास्ट टाइम का भी कोई देख चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा कवर्ड है, इवन यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देखोगे तो एनवायरनमेंट उससे ज्यादा कवर नहीं हो पाएगा, बहुत कवरेज है उसमें, पर उतना भी कवर कर लो, बहुत ज्यादा है। सिविल्स तक के क्वेश्चन बन गए थे लास्ट टाइम उससे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का कवरेज ऑलरेडी कंप्रहेंसिव है लास्ट टाइम का भी, और उसमें कोई अपडेट नहीं होना, बहुत कवरेज है, हार्डली 2-4 पॉइंट कहीं ऐड होंगे तो होंगे। अब आ जाते हैं आईसीटी। आईसीटी में एआई और आईसीटी दोनों कवर्ड है। आईसीटी देखोगे लेक्चर, उसमें ये भी अब ये दोनों अवेलेबल है। अब इसमें हमें जिस अप्रोच पे चलना है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट तो जो ऑलरेडी आरोहण पे भी कराए हैं हाल फिलहाल में, वो सब मैंने फोल्डर में डाल रखे हैं। कुछ सब्जेक्ट जो एक बार भी कवर नहीं हुए हैं उनको जल्दी कवर करना पड़ेगा। सेफ्टी ऐसे मैंने नहीं पढ़ाया अभी, सेफ्टी पहले मैं जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था उस पर कराया था, सेफ्टी मैंने अभी आरोहण पर नहीं कराया, टाइम ही नहीं मिला इतने सब्जेक्ट के चलते। तो सेफ्टी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्लास का है, सेफ्टी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो सेफ्टी अभी जल्दी करा देंगे, ठीक है, छोटा टॉपिक है। आईपीआर कुछ नहीं करना है, एज इट इज पूरे का पूरा। सीजीपीटीएम का पेपर अभी हुआ था, उसमें पढ़ाया था मैंने, 20 में से 17 क्वेश्चन करके आए थे लोग इसमें, और आरोहण के सिलेक्शन बहुत थे सीजीपीटीएम वाले में, हालांकि पेपर फेयर तरीके से होता तो और बढ़ते। तो आईपीआर का 30 पेज की पीडीएफ है, लगभग 7 लेक्चर हैं, छोटे टॉपिक हैं, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ छोटे टॉपिक हैं। थर्मोडायनेमिक्स पूरा सब्जेक्ट सिविल वालों को पढ़ना मुश्किल है तो वो आईपीआर कर लो भाई, जो जिसकी ब्रांच के सब्जेक्ट नहीं है उसको वो टफ पड़ेगा, कि जैसे सिविल वाला थर्मो पढ़ने बैठे उससे अच्छा आईपीआर कर ले। 7 लेक्चर टोटल है, 30 पेज की पीडीएफ है, पूरा लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, तो आईपीआर के लेक्चर डाल रखे हैं मैंने। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हैं, जैसे आईपीआर आप आसानी से कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के 3 टॉपिक ये आसानी से हो सकते हैं, आईसीटी कवर कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये मेरा पढ़ाया हुआ है, इसमें से कई सब्जेक्ट मेरे कराए हैं, और जैसे इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक जो अभी तक हमने नहीं कराए, जैसे एथिक्स पढ़ने में बड़ा एंजॉय करोगे आप, एथिक्स मैंने ईएस के लिए जो पढ़ाया है आप लोगों को भी दे दिया, वो सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको,
क्वेश्चन भी उसके बन जाते हैं, आसान रहता है। एथिक्स जो है ये भी कर लोगे, छोटा सब्जेक्ट है ये। क्वालिटी कंट्रोल जो है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का पार्ट है। तो ये तो ईएस के टॉपिक हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे सिविल मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल पढ़ने वो टफ पड़ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट पहले कर लो। सिविल वाले को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मुश्किल पड़ रहा है, तो जनरल टॉपिक कर लो। मतलब अपनी ब्रांच के टॉपिक करने के अलावा दूसरी ब्रांच का टेक्निकल वाला सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय नॉन टेक वाला पढ़ लो, जो छोटा सब्जेक्ट हो। जैसे आईपीआर छोटा टॉपिक है, इन्वायरमेंट जो मैंने कराया एक सब्जेक्ट में 3-4 चीजें निपट जाएंगी। उसके अलावा एआई एक ही टॉपिक है बस आईसीटी के अंदर। आईसीटी छोटा सब्जेक्ट ही है, ज्यादा बड़ा नहीं, 20-22 घंटे का होगा। उसमें एआई भी कवर्ड है, उस एक टॉपिक में 2 निपट जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ढूंढना है कि जिसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो, छोटे टॉपिक हो, वो पहले पहले हो जाएं। इस तरह से प्रायोरिटी बनानी है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो जिसकी ब्रांच के सब्जेक्ट हैं वो पहले करेगा, उसके बाद बात आएगी अब कौन सा करूं। अब वो करो जो किसी एग्जाम के लिए पढ़ रखे हो थोड़ा बहुत, या जो छोटे टॉपिक हैं उनको पिक कर लो। कुछ टॉपिक जो मुझे अभी आपको कराने पड़ेंगे इसके अंदर, देखो 22 टॉपिक है टोटल। मैं 1-2 नहीं गारंटी दे सकता, 18+ के आसपास मेरी कोशिश होगी आपको मिल जाए। भाई टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, 1-2 के लिए मैं नहीं कह, जैसे रोबोटिक्स है, अब रोबोटिक्स का मुझे आइडिया नहीं है तो 1-2 टॉपिक नहीं कह सकता। 18+ की मेरी कोशिश है कि आपको करा दिया जाए। 1-2 टॉपिक के लिए नहीं बोल सकता, मैं क्लियर कट आपको पहले ही कह रहा हूं। पर जितना कराया जाए उतना भी आप कर लो तो ही बहुत है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। 1-2 टॉपिक से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेबस इतना है कि उतना भी पढ़ ले गए, 60-70% भी तैयार कर लिए तो भी बहुत है, क्योंकि सबके लिए बराबर सिलेबस है। कंपटीशन तो वही है सबके लिए, पर पॉइंट यही है कि जितना हम पढ़ लें सॉलिड पढ़ लें। कुछ टॉपिक जो आपको लग रहा है सर ये कैसे होंगे, एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ। लाइफ साइंस के अंदर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा हुआ है, लाइफ साइंस में हेल्थ के बारे में पढ़ा हुआ है, हेल्थ के प्रोग्राम भी पढ़ाए हुए हैं, बीमारियां पढ़ाई हुई हैं, बैक्टीरिया वाली, वायरस वाली, वैक्सीन, ह्यूमन हेल्थ पढ़ाया हुआ है उसके अंदर। सैनिटेशन के लिए कुछ चीजें हम ऐड कर देंगे। ह्यूमन हेल्थ आपका लाइफ साइंस में कुछ पार्ट, काफी पार्ट कवर्ड है बायो में, ठीक है। उसके अलावा हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, ये टॉपिक कराना है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट ये कराना है, एक टॉपिक ये कराना है। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक जो बिल्कुल डिफरेंट है, ईएमआई वगैरह ऑलरेडी मैंने दे दिया फोल्डर में, ईएमआई, थर्मो, ये सब फोल्डर में अवेलेबल करा दिए हैं मैंने। कुछ कुछ टॉपिक जो एक बार भी नहीं हुए, बिल्कुल अलग हैं, वो हमें कराने हैं। जैसे इसमें से हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट ये कराना है। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन में से सैनिटेशन का पार्ट में कराऊंगा, तो मैं खुद ही उसमें ढूंढ ढूंढ के जितना कवरेज कराना है करा दूंगा। ये आप एश्योर हो सकते हो कि आरोहण पे जितना कराया जाएगा, मुझे नहीं लगता उतना एफर्ट कोई करने वाला है, क्योंकि मुझे खुद ही कवर करना है तो दिक्कत नहीं है। पर ये शिकायत नहीं रहेगी जैसे और एग्जाम में इतने हो रहे हैं, जीएस को लेकर दिक्कत किसी को नहीं आ रही। तो जितना कवरेज यहाँ हो जाएगा, इससे ज्यादा कवरेज नहीं कहीं मिलने वाला। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस पे कह रहा हूँ कि काफी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है आरोहण पर, और मेरे एरिया ज्यादा है इसमें, तो दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक रह गए हैं पीडीएफ वगैरह देना है, मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो एक टॉपिक आपका 21-22 नंबर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एरिया है। क्योंकि आप कह सकते थे सर इस पेपर में जीके एंड करंट अफेयर कहाँ है, जीके करंट अफेयर में साइंस का पूरा टॉपिक डाला हुआ है। जीके करंट अफेयर में साइंस के टॉपिक हैं, डीआरडीओ ने नया क्या बनाया, इसरो ने नया क्या बनाया, बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, मैगलीव टेक्नोलॉजी क्या है, हाइपरलूप क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में कौन कौन डिपार्टमेंट आते हैं, समुद्रयान क्या है, गगनयान क्या है, ये सब आपका इसी में आ जाएगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो सब, डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा आपका इसी में 21-22 नंबर। तो जीके करंट अफेयर में जो साइंस का टॉपिक है वो आपका इससे कवर होगा। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ आपके आईसीटी के भी टॉपिक आ सकते हैं, क्योंकि अब वो ऐसे तो बनाएंगे नहीं कि आईसीटी है तो उसमें नहीं पूछेगा। इसके टॉपिक कुछ आईसीटी से भी मैच कर जाएंगे, कुछ आपके जीके करंट अफेयर से मैच कर जाएंगे। तो जीके करंट अफेयर में ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कहीं पढ़ा हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी कई सारी हमने इसमें बताई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, बुलेट ट्रेन कंसेप्ट, मैगलीव, हाइपरलूप, ये सारा आपको इसी में आ जाएगा। स्पेस प्रोग्राम्स, यही एरिया है ये, ठीक है, अलग से नहीं है ये जीके करंट अफेयर, ये साइंस वाला एरिया अलग से नहीं है, सिविल सर्विसेज में भी आता है ये साइंस का वही टॉपिक है। तो करंट अफेयर में जैसे मान लो पेपर अगर आपका ये अगस्त में होता है, पेपर अगर ये अगस्त में होगा तो जुलाई का नहीं पढ़ना करंट, जून तक का पूछेगा, तो जून तक का जो करंट अपडेशन है वो मैं अपने आप ही कराऊंगा इसमें।
फिर लास्ट का 1-1.5 महीने करंट नहीं पढ़ना, जो उसके पहले तक का करंट अपडेशन है मैं अपने आप ही अपडेट कराऊंगा, तो जो नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आएंगी वो भी ऐड कर देंगे। जैसे नोबेल प्राइज है, तो साइंस में नोबेल प्राइज क्या चीज के लिए मिला, ग्राफीन ग्राफीन किस में इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी क्या चीज है, एलसीडी से बेटर कैसे है, 5G के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, ये सब आपका साइंस टेक्नोलॉजी में ही आएगा। ठीक है, जैसे एलोन मस्क नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये एरिया आपका इसी में आएगा। ऑप्टिमस रॉबर्ट के बारे में पूछ ले, तो ये सब साइंस टेक्नोलॉजी के पोर्शन में आ जाएगा। भाई ग्राफीन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, नैनो कार्बन आ जाए, सिलिका जेल के बारे में पूछ ले, कहां पर इस्तेमाल होता है, ये सारे टॉपिक आपके इसी का पार्ट है। ठीक है, नैनो कार्बन ट्यूब वगैरह है। तो नई टेक्नोलॉजी बेसिकली यही वाले क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भी आते हैं ये। जैसे फिजिक्स के लिए नोबेल मिला, तो क्या किस रिसर्च के लिए मिला है, स्टेम सेल क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट करूं मैं फिर से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे अवार्ड मिला नोबेल फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या चीज के लिए मिला है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग आईसीटी में पढ़ा रखा है। 5G 4G का डिफरेंस पूछ ले, या आपसे ग्राफीन के बारे में पूछ ले, या टीवी टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले नए नए आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बताइए एलईडी के बारे में, या मोबाइल में ब्लूटूथ के बारे में बात करे, या कोई नया इंटरनेट, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में पूछ ले आपसे। तो ये सब इसी का पार्ट है। तो इसके कई टॉपिक आईसीटी में कवर हो जाते हैं, कुछ जीके एंड करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह में ऑलरेडी आता भी है ये। ठीक है, ये वही एरिया है। इसरो के प्रोग्राम भी आ जाएंगे, डीआरडीओ भी आ जाएगा इसमें, ये सब भी स्पेस प्रोग्राम भी आ जाएगा, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन में परम जो आरोहण पर अवेलेबल है, देखो एक चीज मैं बता दूं, बैच जो हमने प्लान किया है वो किस तरह से किया है, मैं आपको ये थोड़ा आइडिया दे दूं। आरोहण का ये वाला बैच है, देखो ये बैच मैंने अभी, आप देखना बाकी जगह क्या क्या फीस पे बैच लॉन्च होंगे, मैंने कोशिश की है मिनिमम कॉस्ट जो रखी जाए। अब ये जो 3600 दिखा रहा है, इसमें भी 20% ऑफ रहेगा। 2969 का है बैच, ये 2969 का बैच है, और ये प्रीलिम्स के हिसाब से ही बनाया था। ये बैच प्रीलिम्स के हिसाब से बनाया है। फीस देख के आपको खुद समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं रखा है, इतना नॉमिनल। अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कंटेंट के हिसाब से जब बाकी जगह कोर्स लॉन्च होंगे। भाई सबका अपना तरीका है, किसी की कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, यहाँ ज्यादा सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ तो भाई कॉस्ट मुझे कोई इशू नहीं है। कोई ज्यादा कॉस्ट ले रहा है तो गलती उनके एंड पे नहीं, उनके एंड पे भाई टीचर ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। यहाँ ज्यादा सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मेरे अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो बेसिकली प्रीलिम्स के हिसाब से ही बैच है। टेक्निकल मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, टेक्निकल के लिए कोई चार्ज नहीं किया गया है। अब सिविल इंजीनियरिंग 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के आरोहण पे सब पढ़ाया गया है, मैकेनिकल में एक टॉपिक छोड़ के सब कवर्ड है। तो टेक्निकल मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं, तो हेल्प करना तो गुनाह नहीं है भाई। अब मान लो कोई ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, टेक्निकल किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बिगिनर है, तो टेक्निकल मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। आरोहण पे जितना मैंने कराया है, अब मैंने तो टेक्निकल फ्री में कवर नहीं कराया होगा ना, आरोहण ने तो पेमेंट किया होगा टेक्निकल कराने के लिए। पर इस बैच में बच्चों से चार्ज नहीं किया गया है, वो अपनी तरफ से मैंने ऐड कर दिया कि इतने टेक्निकल जिसको जरूरत पड़े वो देख सकता है। तो बार बार जो ये क्वेरी आ रही है, सर मुझे ओनली प्री का बैच चाहिए, प्री का ही बैच है, टेक्निकल के लिए कोई चार्जेस नहीं किए गए हैं। फीस देख के भी आपको पता लग रहा होगा। अगर आरआरबी की ही पूरे बैच कोर्स की फीस देख लो, या जेई बैच की फीस देख लो, इतने सिलेबस के बाद भी 3000 फीस क्रॉस नहीं किया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज की खुद की फीस देख लीजिए आप, तो भी कंपेयर करिए, इससे कम कैसे हो सकता है। सिर्फ नॉन टेक की भी फीस 3000 कोई रखेगा। यहाँ तो मैंने टेक्निकल अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, और ये सबको समझ आ रहा है। पर अच्छा है ना, सब लोग कोशिश करते हैं जितना और बच जाए, जितना और कम हो जाए कुछ प्राइस। पर आरोहण को चलाना है ना, सस्टेन करना है, कि आगे जो लोग आए उनको भी तो बेनिफिट मिले। ऐसा तो नहीं है बस एक ही बैच को पढ़ाना है, पूरा 0 फीस कर दी जाए, सारा फ्री कर दिया जाए, तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिना बैकएंड टीम के, बिना एडिशनल फैकल्टी के तो नहीं चल सकता प्लेटफॉर्म। पर इसमें इसीलिए अफोर्डेबल कर पाए और कम चार्ज कर पाए, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट मेरे हैं इसमें। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी जो कॉमन जीएस होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं। ईएससी वाले भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोशिश करने से मिल जाए आपको। ये भी लास्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, 20% ऑफ ऑलरेडी है, 3000 के नीचे है इसका प्राइस। अगली बात है, जो टॉपिक इसमें एक बार भी नहीं हुए हैं,
मैं फिर कह रहा हूँ, जो जो टॉपिक एक बार भी कवर नहीं हुआ, बिल्कुल अलग टॉपिक हैं, वो लाइव में ही कवर होंगे। 6:30 PM जो क्लास होगी उसी में कवर होंगे। जो टॉपिक बिल्कुल एक बार भी नहीं कराया गया है, ES में भी नहीं आया और बाकी एग्जाम में भी नहीं आया, और बिल्कुल अलग टॉपिक है, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं इसमें, वो लाइव में 6:30 PM PDF में दूंगा, क्लास में मैं कराऊंगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 22 में से 18+ तो मैं कमिट कर रहा हूँ, कराऊंगा ही। एक दो टॉपिक नहीं कह सकता, मान लो रोबोटिक्स है, अब वो मेरा एरिया नहीं है, पर हाँ अगर कोई अच्छा फैकल्टी मिलेगा रोबोटिक्स के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर कवर कर दें, ठीक है। उसके लिए पहले से कमिट नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे फैकल्टी होंगे तो ही कराने का फायदा है, गार्बेज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, और ये सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा बाद में, तो कमेंट सेक्शन में वहां पूछ सकते हैं, इसका जो भी कंसर्न हो। कोर्स की वैलिडिटी 15 महीने रखी है मैंने, क्योंकि कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, साल भर लगा देते हैं पेपर करने में। 15 मंथ कोर्स की वैलिडिटी रखी है डेट ऑफ एनरोलमेंट से, जिस दिन भी एनरोल करेंगे महीने भर बाद, 15 दिन बाद, उससे लेके 15 महीने काउंट होता है कोई भी बैच। और नोटिफिकेशन जो है वो ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, लाइन टू लाइन। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। एक दो चीजें इसमें नहीं लिखी थी, मैंने आपको बता दी। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया प्रीलिम्स का 30-40% के बीच में कुछ पहले भी था, अभी भी है, वो इसमें लिखा नहीं है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि इसका अकेले का सिलेबस जो है, आप ये सोचिए कि इसका अकेले का सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी 2-2.5 गुना है कम से कम, और CGL और JEE के मुकाबले भी ज्यादा सिलेबस है। सिलेबस अच्छा खासा है इसका, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उतना एफर्ट कोई करेगा या उतने चार्जेस में कोई, उतने फीस में कोई लॉन्च कर पाएगा। ESC प्रीलिम्स आकर्ष, इसमें 8 टॉपिक हैं, मैथ्स और एप्टी नहीं है इसमें कवर्ड, मैथ्स एप्टी ES का इसके अंदर नहीं है, फिर आपको टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे उसमें, वो है। ES के टॉपिक हैं इसमें 8 टॉपिक हैं, 2 नहीं है, मैथ्स और एप्टी नहीं है, वो तो मैंने शुरू में बता दिया आपको। ES के टॉपिक 8 हैं, 2 नहीं है, मैथ्स और एप्टी नहीं है इसमें। तो देखो ये एक सेट है, मैं आपको बताऊं, ये सिलेबस, ये इतना बड़ा सेट है, इतना बड़ा सेट है, इसमें ESC के भी 8 सब्जेक्ट हैं, बाकी 7-8 सब्जेक्ट और एग्जाम वाले हैं, और कुछ सब्जेक्ट अलग से भी हैं, ऐसा है ये इतना बड़ा सेट। उसके अंदर ESC का भी पैटर्न, अदर एग्जाम का भी, उसके अलावा कुछ टॉपिक और, ऐसा ही है। तो ES का तो इसमें आ ही गया, मैथ्स सेफ्टी नहीं आएगा, पर मैथ्स सेफ्टी को हटा दो, उसको छोड़ के बाकी सब है। क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे दीपक, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे, पर पॉइंट ये है कि इतने टॉपिक का डेफिनेशन भी तो पढ़ पाए कोई, इतने टॉपिक की डेफिनेशन भी तो कोई पढ़ पाए, ओवरव्यू भी तो पढ़ पाए कोई। पेपर टफ नहीं रहेगा, पर पॉइंट ये है कि कोई स्टैंडर्ड पूछ रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, कोई रेटिंग पूछ रहा है, तो उतना भी तो पता चले। इसीलिए मैंने कहा पहले अपनी ब्रांच के टॉपिक कर लेना, ताकि उतना सेफ हो जाए। उसके बाद ES की तैयारी कर रहे हो या और एग्जाम की कर रहे हो, फिर वो सब्जेक्ट ढूंढ के निकाल दो। फिर छोटे छोटे टॉपिक, जैसे IPR छोटा सा टॉपिक है, जितना कराया है उससे बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालना है, ठीक है। प्रभात सिंह यादव, मैंने खुद ही बोल दिया, JEE के पहले पहले, राजस्थान JEE के पहले, फरवरी के एग्जाम के पहले पहले 10 क्लास मैंने कमिट की हैं, 2 हो चुकी हैं, 2-3 क्लास अभी कराऊंगा, फिर सेफ्टी कराऊंगा। अब हर कोई अगर प्रेशर बनाएगा तो टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं खुद 8-10 दिन मैंने रेस्ट कर लिया है, थोड़ा रिफ्रेश हो गया है दिमाग, लगातार ये पूरे साल क्लास ही चलती रही है। अब टीचर को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना, तो हेल्थ खराब कर बैठेंगे। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूं मैं, क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। फरवरी से पहले पहले 10 मैंने राजस्थान कहा है, वो करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा, और सेफ्टी पहले कवर करूंगा, फिर एनवायरमेंट शुरू करूंगा, ठीक है। यूपी के लिए कुमार गौरव, यूपी, हाँ आपने ऐसा ही याद दिलाया, यूपी GS के लिए 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, यूपी स्टेट लोकल के 3 क्वेश्चन मान सकते हो GS के, तो 2 लेक्चर मैंने डाल भी दिए हैं, फोल्डर में देखोगे 2 लेक्चर डाल रखे हैं, 1 से 2 लेक्चर इसमें और ऐड करूंगा मैं, ज्यादा करा भी दूंगा तो कर नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है। 2 लेक्चर हैं इसमें, 2 लेक्चर और कराऊंगा, PDF भी दूंगा उसका। कोर्स में देखोगे यूपी का 2 लेक्चर डाल दिया, 2 लेक्चर और कराऊंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, कर नहीं पाओगे उससे ज्यादा। कोई और क्वेश्चन किसी का रह गया तो पूछ लीजिए। अब जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेरे हिसाब से समझ आया वो यही बन सकता है कि जो ब्रांच के सब्जेक्ट हैं वो पहले कर लें,
उसके बाद सेकंड नंबर पे वो सब्जेक्ट जो हम ईएस की तैयारी कर रहे हैं या बाकी एग्जाम की कर रहे हैं या हमने आरआरबी दिया है वो कॉमन सब्जेक्ट कर लें, क्योंकि 150 नंबर तो कॉमन पेपर रहेगा ना, 150 क्वेश्चन कॉमन पेपर रहेगा। तो हिंदी रेडी कर लिया, जीएस वाले में से 25 क्वेश्चन में से 2-4 सब्जेक्ट तैयार होंगे, कुछ इधर से कर लो। तो 22 के 22 इधर से करने की बजाय हम अपना पहले इंटरेस्ट देखें, पहले ब्रांच के सब्जेक्ट निकाल लिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने आरआरबी दिया तो कुछ पढ़ा होगा या जेई दिया कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट फिल्टर कर लिए, कुछ छोटे सब्जेक्ट जो है वो फिल्टर कर लिए, सेफ्टी हो गया और इसके अलावा आपका एथिक्स है, आईपीआर का टॉपिक है, वो छोटे टॉपिक है वो जल्दी हो जाएंगे। तो स्मार्ट तरीका यही है कि कम टाइम में जो कवरेज हो सके और इफेक्टिव हो, कम टाइम में इफेक्टिव कवरेज करनी है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जो सोचे कि 30-35 सब्जेक्ट कर लेगा कोई नहीं कर पाएगा। सारा खेल यही है कि ज्यादा कवरेज कौन कर पाया कम टाइम में। पूरा तो नहीं, 30-35 सब्जेक्ट मैं पूरे के पूरे भी करा तो भी 100% कोई नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। हाँ, 1 आध साल बाद एग्जाम हो जाए तो अलग बात है कि कर पाए। अब आरपीएससी यही का था, उन्होंने सिलेबस जो एग्जाम का बोला कि सितंबर में कराएंगे 25 में, वो ठीक टाइम दिया, अगर पहले कर देते 2-3 महीने में कर देते उसमें कुछ बनता ही नहीं। इतना सिलेबस भर दिया आरपीएससी एएन के अंदर भी कि उतना टाइम देंगे नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, सब भर दिया सिलेबस वहां पर भी। श्वेता मौर्य, आप ये कह रहे हो कि न्यू जीएस बैच एक चूहा था और चूहे के अंदर हाथी ऐड कर दिया जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर 1 गिलास पानी है उसमें एक टैंकर ऐड कर दिया जाए, पॉसिबल है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ सिलेबस 2.5 से 3 गुना है उसका, तो कैसे ऐड कर देंगे इसको? उसमें 22 टॉपिक है, यहाँ पर 2-3 टॉपिक होते तो मैं एग्जिस्टिंग बैच के अंदर ऐड कर देता। ये डिमांड देखो, मतलब इररिलेवेंट डिमांड मत करिए, आपको खुद समझ आ रहा है कि इतना सिलेबस उसमें किसी में ऐड नहीं हो सकता, अलग ही रहेगा। ये 1-2 टॉपिक होते मैं बिना कहे खुद ही ऐड कर देता हूँ। कितने सारे बैचेज हैं, आप लोगों से कहे बिना ही टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, कितने बैचेस देख लो उठा के, पर यहाँ पर सिलेबस इतना, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो बैच जो है वो कबाड़ा हो जाएंगे सारे। ठीक है, एसएससी जेई को लेकर जो बच्चे क्वेरी कर रहे थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एसएससी जेई का जीएस तो इसमें ही पूरा कवर्ड है। जो 25 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, ये एसएससी जेई का जीएस पूरा यहां से भी कवर हो सकता है, या जो मई 2024 वाला बैच है न्यू जीएस बैच के नाम से एसएससी जेई के लिए वो कर सकते हैं, एसएससी जेई के लिए वो काम आ जाएगा। या टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों करना है तो आरआरबी जेई कंबाइंड बैच जो है वो एसएससी जेई के लिए भी रिलेवेंट है। आरआरबी जेई फुल बैच कोर्स एसएससी जेई के लिए एज इट इज एप्लीकेबल है, सेम काम आ जाएगा। और सिर्फ नॉन टेक करना है तो जो न्यू जीएस बैच है मई 2024 वाला, वो एज इट इज काम आ जाएगा। मई 2024 वाला को केवल नॉन टेक करना है तो ये कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए, फुल बैच करना है टेक प्लस नॉन टेक तो ये वाला कर सकते हैं, एसएससी जेई 2025 के लिए काम आ जाएगा। आरआरबी, अब ये बीपीएससी का पेपर हुआ है, बीपीएससी 70 हो गया, 2-3 बच्चों की क्वेरी आई है 71st बीपीएससी के लिए, तो 1 आध वीक रुक जाओ, फिर इसके बारे में प्लान करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ फिर बताऊंगा इस बारे में कैसे करना है। फिलहाल ये सब डिस्कशन हो गया, कुछ रह गया हो तो बताओ। जितनी चीजें लगभग सब क्लियर ही हो गई हैं। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, फोटो कैसी लगानी है, ओटीआर का क्या कंसेप्ट है, एज वेज सब देख लेना, डिग्री विग्री क्या मांग रहा है सब चेक कर लेना, उसको किसी दूसरे के कहने पर मत भरना, अपना पहले पूरा चेक कर लेना फॉर्म। अब पर्सनल क्वेरी जिसकी भी है ऐप पर पूछ लीजिएगा, सेशन यहीं पर एंड करता हूं मैं। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।